वेलकम ऑल ऑफ यू माय चैनल जीवीएन एजुकेशनल एकेडमी यानी कि जीवन एजुकेशनल एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने बताया था कि पादपों में जो होता है समन्वय किस प्रकार से होता है। तो पादपों में समन्वय के लिए कोई भी तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिकाएं नहीं होती हैं। तो जो मनुष्यों में समन्वय होता है तो उसमें जो पादपों में जैसे मनुष्यों में होता है तो तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। अन्य जो जीव होते हैं उनमें तंत्रिका तंत्र और तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। लेकिन जो पादप होते हैं उनमें इस तरीके से समन्वय नहीं होता है। उनमें जो समन्वय होता है वो केवल और केवल हार्मोन्स के द्वारा होता है। हार्मोन्स मैंने बताए थे 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं। तंत्रिका मानव में जो समन्वय और नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा बेटा होता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। और तंत्रिका तंत्र मुख्यतः किससे बना होता है? तंत्रिका ऊतक से बना होता है। और तंत्रिका ऊतक किसकी बनी होती है? तंत्रिका कोशिकाओं की बनी होती है, जो मैंने इधर लिख रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र जो होता है तंत्रिका ऊतक से बना होता है। किससे बना होता है? तंत्रिका ऊतक से बना होता है। और जो है ऊतक में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। और तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। संवेदी न्यूरॉन्स जिनको सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं, चालक न्यूरॉन्स जिनको मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं, और जो होती हैं सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि इंटर न्यूरॉन्स बोलती हैं, ठीक है। ये जो संवेदी न्यूरॉन्स होती हैं ये क्या करती हैं? सूचनाओं को ग्रहण करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। और जो चालक न्यूरॉन्स होती हैं ये क्या करती हैं? सूचनाओं को बाहर देती हैं, है ना। ये सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं और ये जो है मस्तिष्क को जो प्रतिक्रिया होती है उसको बाहर लेकर के आती हैं, ठीक है, जिसके द्वारा प्रतिक्रिया होती है। और सेंसरी जो होती हैं न्यूरॉन्स वो इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में होती हैं। इनका नाम ही इसीलिए रख दिया गया है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन मतलब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन रख रही हैं, रिलेशन जो इन दोनों का कार्य जो समन्वय चल रहा है उनको क्या कर रही हैं, यानी कि उनके बीच में एक संबंध स्थापित कर रही हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही हैं जिनको क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। अब तंत्रिका की इसको की मेन बात करते हैं। लगभग 1.5 मीटर से कितनी मीटर? 2 मीटर तक लंबी होती है। और इसके मुख्य कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कोशिका बॉडी जिसको क्या कहते हैं? साइटोन कहते हैं। एक होता है डेंड्रॉन जिसमें शाखाएं बहुत सारी इधर उधर निकली हुई होती हैं। एक होता है तंत्रिका अक्ष जिसको क्या कहा जाता है? एक्सॉन कहा जाता है, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका की अगर बात करें तो आप लोगों ने कुछ देखा होगा, इस तरीके से बना होता है। ये अंदर केंद्रक होता है, इसके बाहर कोशिका द्रव्य भरा होता है और यहीं से जो है कुछ इस प्रकार से शाखाएं निकल करके जाती हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे ऐसे बना हुआ होता है ना। फिर ये इस तरीके से ऐसे ऐसे बहुत सारी शाखाएं बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से जब ये शाखाएं निकल के जाती हैं, ठीक है, और एक बहुत लंबी शाखा निकल करके जाती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जो ये इसके मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। एक तो होता है कोशिका का है जिसको साइटोन कहते हैं। तो ये पूरी कोशिका है, कोशिका का मेन पार्ट कोशिका का है यही है, ठीक। जिसमें एक क्या है? न्यूक्लियस केंद्रक। क्या है? न्यूक्लियस केंद्रक। और क्या है? कोशिका द्रव्य है, ठीक है। केंद्रक और केंद्रक द्रव्य मुख्य रूप से इसके क्या होते हैं? भाग होते हैं। केंद्रक और जो होता है कोशिका द्रव्य होता है। दूसरा कौन सा होता है? वृक्षिकाएं। वृक्षिकाएं किन्हें कहते हैं? ये जो शाखाएं निकली होती हैं इन्हीं शाखाओं को क्या कहते हैं? डेंड्रॉन कहते हैं। तीसरा कौन सा होता है? एक्सॉन होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है तंत्रिका अक्ष, तोड़ दें 2 भागों में तो क्या लिखा हुआ है? तंत्रिका अक्ष। यानी कि जो ये तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं ये जो लंबी होती हैं 1.5 मीटर से 2 मीटर लंबी होती हैं। 1.5 से 2 मीटर लंबाई, काफ़ी लंबाई अधिक हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये लंबी मीटर में फैली हुई होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो लंबाई होती है तो इनमें क्या होता है कि ये जो मतलब क्या करती हैं कि अक्ष ये जो दिख रहा है ये वाला अक्ष, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? तंत्रिका अक्ष, ठीक है। और इसीलिए ये जो सबसे लंबी शाखा होती, बहुत सारी शाखाओं में से एक ये जो लंबी शाखा निकली हुई होती है इसी को क्या कहा जाता है? एक्सॉन कहते हैं, यानी कि तंत्रिका अक्ष कहते हैं। वृक्षिकाएं जो कि शाखाएं होती हैं, ठीक है, कोशिका द्रव्य से निकली हुई जो अन्य कोशिकाएं होती हैं, ठीक है।
अब होता ये है कि जो जीव होते हैं, जैसे मान के चलो मैंने पहले ही बताया था कि उद्दीपन होता है और उद्दीपन के प्रति फिर उसके बाद में बॉडी क्या होती है, उन सूचनाओं को ग्रहण करती है। ग्रहण करने के बाद में सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। मस्तिष्क तक पहुंचने के बाद में उन संवेदनाओं के प्रति क्या की जाती है, प्रतिक्रिया की जाती है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस एक किसमें आती है, समन्वय एवं नियंत्रण में आती है। यही मैंने बताया था। ठीक है, तो मनुष्यों में किस प्रकार से होता है, यानी कि अन्य जीवों में किस प्रकार से होता है, ये पूरी मैंने बॉडी रेड कलर से कर रखी है। ठीक है, अब उद्दीपन, कोई भी स्टिमुलेट अगर आया, उद्दीपन आया, ठीक है, तो वो ग्राही अंगों के द्वारा क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। अब ग्राही अंग पे ये जो तंत्रिका कोशिका हैं, इनके ये जो डेंटोन है, ये वाले पार्ट, ठीक है, जो कि कोशिका द्रव्य से निकली हुई शाखाएं हैं, वो क्या करते हैं, इसको मतलब सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करने के बाद में ये जो अक्ष है वो दूसरी तंत्रिका कोशिका को देता है, दूसरी तंत्रिका कोशिका दूसरी को देता है। इस प्रकार से ये पूरी सूचनाएं कहाँ तक पहुँचती हैं, मस्तिष्क तक पहुँचती हैं। कहाँ तक पहुँचती हैं, मस्तिष्क तक। जब मस्तिष्क तक पहुँचती हैं तो वहाँ पे फिर मस्तिष्क के द्वारा, यानी कि संवेदना मार्ग के द्वारा ये कहाँ तक पहुँचती हैं, मस्तिष्क तक। मस्तिष्क से फिर जो होता है प्रेरक मार्ग के द्वारा, क्योंकि इसको प्रेरणा मिली मस्तिष्क को। अब मस्तिष्क क्या कर रहा है, अंगों को प्रेरित करेगा, तो प्रेरक मार्ग के द्वारा अपवाह अंग तक पहुंचती है, यानी कि वे अंग जो क्या करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे। वो अंग क्या करेंगे, जो कि प्रतिक्रिया करेंगे। जैसे कि धूप आंखों में लग रही है तो क्या करे, पहले धूप आंखों में लगी तो जो धूप का लगना हुआ वो क्या हुआ, उद्दीपन। उसके बाद में उस धूप को ग्राही अंग यानी कि आँख ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। संवेदना मार्ग के द्वारा कहाँ तक सूचना पहुँची, मस्तिष्क तक। फिर मस्तिष्क से क्या हुआ, प्रेरक मार्ग के द्वारा कहाँ तक पहुँची, फिर से पलक तक आई। तो पलक तक आई तो क्या हुआ, प्रतिक्रिया किस रूप में हुई, पलक झपक गई। ठीक है, तो ये पूरा एक प्रोसेस हो गई। ठीक, दूसरा क्या होता है, जैसे मान के चलो चलते चलते जा रहे हो, कांटे पे पैर पड़ गया, ठीक, पैर तुमने तुरंत हटा लिया, तो ये जो तुरंत पैर हटने की प्रोसेस होती है ये इसी प्रकार से होती है। कांटा चुभना क्या है, एक उद्दीपन है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उद्दीपन हुआ तो त्वचा क्या है, ग्राही अंग है कि नहीं है, वहाँ पर हमारे ये डेंटोन उपस्थित है। ठीक है, कोशिकाएं जो क्या कर लेंगी, सूचनाओं को ग्रहण करेंगी, कहाँ तक पहुँचाएंगी, मस्तिष्क तक। फिर मस्तिष्क प्रेरक के रूप में आएगा, कहाँ पर आएगा, पैर की स्किन तक। तो क्या करेगा, पैर हम क्या करेंगे, हटा लेंगे। तो प्रतिक्रिया क्या हो गई, पैर का हटाना। और उद्दीपन क्या था, कांटा चुभना। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ठंडी लगती है तो गर्मी अगर बहुत अधिक लगती है या ठंडी अधिक लगती है तो गर्मी लगी तो पंखा चला लिया, ठंडी लगी तो क्या कर लिया, जो है कंबल लिया, रजाई को छोड़ लिया। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, जैसे ठंडी लगना उद्दीपन है ना, और ओढ़ लेना वो प्रतिक्रिया, यानी कि क्या हो गई, प्रतिक्रिया हो गई। गर्मी लगना उद्दीपन है, उसके बाद में पंखा चला लेना वो भी क्या है, एक प्रकार से प्रतिक्रिया है। अब देखते हैं कि ये जो तंत्रिका तंत्र पूरा सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र में जैसे हमने कहा, पहली बात तंत्रिका तंत्र क्या है, ऊतक का समूह है। ठीक, किससे मिलकर के बना है, तंत्रिका कोशिकाओं से। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन। सेंसरी क्या होती हैं, जो सूचनाओं को ग्रहण करती हैं। मोटर कौन सी होती हैं, जो कि सूचनाओं को प्रतिक्रिया के रूप में बाहर भेजती हैं। इंटर न्यूरॉन्स क्या होती है, जो इन दोनों के बीच में संबंध को स्थापित करती हैं। ठीक है, अब इनसे मिलकर के जो पूरा एक तंत्र बनता है ना, उसे ही क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यानी कि ऊतकों के समूह को ही क्या कहा जाता है, तंत्र कहा जाता है। सभी लोगों ने पढ़ा है। कोशिका, कोशिका किसका निर्माण करती है, कोशिका, कोशिका क्या बनाएगी, ऊतक, है ना। ऊतक क्या बनाएगा, अंग। ठीक, और अंग क्या बनेगा, अंग तंत्र। ठीक, तो तंत्रिका तंत्र जो बना हुआ है वो ऊतकों के समूह से बना हुआ है, और तंत्रिका ऊतक जो होते हैं वो तंत्रिका कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। ठीक है, अब ये जो तंत्रिका तंत्र होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने भागों में इसको बांटा जाता है, 3 भागों में। एक आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक कौन सा आता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा कौन सा आता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा कौन सा आता है, स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मतलब, जैसे हम केंद्र से ही समझ रहे हैं, तो केंद्र का मतलब क्या होता है, सेंटर, और मेन सेंटर क्या है, मस्तिष्क। सारी सूचनाएं कहाँ पहुँच रही हैं, मस्तिष्क। मस्तिष्क से ही प्रतिक्रिया मिल रही है। अगर व्यक्ति कोमा में है, जैसे
कहते नहीं है कि वो कामा में चला गया है ना, या अचेतन अवस्था में चला गया है। तो उस स्थिति में क्या होती है, मस्तिष्क तो कार्य कर नहीं रहा है, सूचनाएं वहां तक पहुंच रही, वो प्रेरक नहीं कर रहा है, या वहां तक सूचनाएं पहुंच ही नहीं रही, या तो ये वाला मार्ग अवरुद्ध है या ये वाला मार्ग अवरुद्ध है, तो क्या प्रतिक्रिया होगी, नहीं होगी। ठीक, इसलिए वो अचेतन स्थिति में व्यक्ति पड़ा रहता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मेन क्या आता है, मस्तिष्क। अब मस्तिष्क से ही जुड़ा हुआ क्या आता है, इस मेरुरज्जु। मेरुरज्जु को क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। अब ध्यान से समझो, इसको थोड़ा बताते हैं। जैसे हम लोगों का जो शरीर होता है वो 3 पार्टों में बटा होता है। एक होता है प्रमस्तिष्क, ठीक, अनुमस्तिष्क, और एक होता है मेडुला। तो ये मस्तिष्क जो होता है, मेडुला वाला पार्ट जो होता है, जिसको हम लोग छोटा मगज भी कहते हैं, तो ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, जिस रीढ़ की हड्डी को क्या कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जो तंत्रिका नर्व्स होती हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड सभी लोगों ने देखा होगा इस तरीके से खंडों में बटा हुआ ऐसे टाइप में होता है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी कभी टटोल के देखना तो उसमें क्या होता है, वो खांचे खांचे टाइप में कटे हुए होते हैं। ठीक है, तो वो इस तरीके से वो छोटे छोटे क्या होती है, यानी कि हड्डियों से मिल करके जो होता है पूरी एक संरचना बनी होती है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी बनती है। इन्हीं के बीच में यहाँ से हो करके ये तंत्रिका कोशिकाएं आती हैं और इस अंदर से, क्योंकि अंदर से खोखली होती है, इसमें जाती हैं। अदर अंग से आएंगी, अन्य अंग से आएंगी, तो वो यहाँ से आएंगी। तो इस प्रकार से ये सारी जो है मस्तिष्क में जाती हैं। कहाँ पे जाती हैं, मस्तिष्क में। और मस्तिष्क जो होता है वो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो यानी कि रीढ़ की हड्डी पे जो सबसे ऊपर वाला गर्दन वाला पार्ट होता है वहीं पर रखा होता है। ठीक है, तो जो सुना होगा सर्वाइकल प्रॉब्लम, तो जो गर्दन में रीढ़ की हड्डी होती है, गर्दन में ये जो हड्डियां होती हैं, कौन सी हड्डियां, ये स्पाइनल कॉर्ड की यानी कि मेरुरज्जु की। तो जब उनकी बीच में ये जो आने वाली मांसपेशियां हैं ना, ये जो आ रही हैं, ये जो नसें आ रही हैं, इनके बीच में जब थोड़ा बहुत अधिक प्रेशर पड़ता है, अधिक दाब पड़ता है, या मतलब उल्टा सीधा लेट गए इस तरीके से कुछ, तो इनके बीच में जो मांसपेशियां होती हैं, जो मसल्स होती हैं, उनमें क्या आ जाती है, स्वेलन आ जाती है, या जो होता है इनका जो पोस्चर होता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे ये एक तंत्रिका कोशिका है, इसके ऊपर ये एक तंत्रिका कोशिका रखी है, तो वो थोड़ा सा अगर डिसबैलेंस हो गई, इधर थोड़ा सा खिसक आई, तो फिर ये बहुत बड़ी क्रिटिकल कंडीशन क्या कर देता है, क्रिएट कर देता है। तो इसलिए मेन पार्ट कौन सा है, मस्तिष्क, और कौन सा है, मेरुरज्जु। जितनी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जितनी सूचनाओं वाली नर्व्स होती हैं, जितनी भी नसें होती हैं सूचनाओं को लेने वाली, वो सारी कहाँ से जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से हो करके, और मैंने बताया ऐसे अंदर से होती हुई, पहले यहाँ से अंदर प्रवेश करती है, जो खाली जगह दिख रही है जहाँ पे ज्वाइंट होता है, और वहाँ से अंदर से होते हुए यहाँ पर मस्तिष्क पर पहुंच जाती हैं, मस्तिष्क से सूचनाएं जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेन पार्ट कौन सा हो गया, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मेरुरज्जु से हमने कहा जितनी भी रज्जु कोशिकाएं होती हैं, जो नर्व संरचनाएं होती हैं, वो निकल करके आती हैं। तीसरा कौन सा आता है कि एक होता है कपालीय तंत्रिकाएं और एक होता है रीढ़ तंत्रिकाएं। ठीक है, देखो अभी हम ये जो बात कर रहे थे ना, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये है रीढ़ की हड्डी, और ये है रीढ़ की नसें। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी, और स्पाइनल नर्व्स यानी कि रीढ़ से निकली हुई नसें। ये जो नसें होती हैं ये क्या करती हैं, विभिन्न अंगों से आती हैं और रीढ़ की हड्डी से होकर के मस्तिष्क आती हैं। दूसरा क्या होता है, एक होती है कपालीय तंत्रिकाएं। अब क्या होता है कि हमारी गर्दन से नीचे का पोर्शन जितना है उसमें जो नसें होंगी वो तो रीढ़ की हड्डी से होकर के आएंगी मस्तिष्क तक, और जो हमारी आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, यहाँ की जितनी भी नसें होंगी, जो नर्व्स होंगी, वो कहाँ सीधे जाएंगी, जो हमारा क्रेनियल होता है, जिसको कपाल बोलते हैं। ये जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के ऊपर एक कठोर जो हड्डी होती है, उस हड्डी को ही क्या कहते हैं, कपाल कहते हैं, क्रेनियल। तो वो वहाँ पर भी नसें वो सारी जो होती हैं फैली हुई होती हैं, उन नसों को क्या कहा जाता है, क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। तो ये जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं ये कौन कौन सी होती हैं, जैसे आँख हो गया, ठीक, जीभ हो गई,
कान हो गया, ठीक। और यहाँ से ये जो पूरी इतनी स्किन ऊपर की, यानी कि हम कह सकते हैं गर्दन के ऊपर की जितनी सर की जितनी भी सूचना इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो सारी जो होती हैं वो कौन सी नसें पहुँचाती हैं, क्रेनियल नर्व्स, मस्तिष्क की खोपड़ी पे ही जो यानी कि कठोर जो उसका आवरण होता है हड्डी का, जिसको क्रेनियल कहते हैं, कपाल कहते हैं, उसी की निचली सतह पर क्या होती हैं, फैली हुई होती हैं, चिपकी हुई होती हैं। जैसे हमने मान लिया ये हमारा ऊपर की खोपड़ी है जिसको कपाल कहते हैं, ये हड्डी है, ठीक है, और इसी के नीचे एक लेयर होती है और उसी लेयर में जो होती है नसें ऐसे इस तरीके से फैली हुई होती हैं और मस्तिष्क पे क्या होती हैं, इस तरीके से चिपकी हुई होती है। और जो ये नीचे वाली पोर्शन रहती हैं वो यहाँ से मेडुला से होकर के मस्तिष्क के विभिन्न पार्टों में जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया सूचनाओं का। अब उसके बाद में एक कौन सा आता है, स्वात्विक तंत्रिका तंत्र।